हेलो गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपना जो पढ़ाई है उसको ध्यान से कर रहे होंगे, वीडियोस भी बराबर देख रहे होंगे। आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, अपन करेंगे आज जुडिशरी के बारे में, यानी हमारे कंट्री का जो लीगल सिस्टम है, हमारी कंट्री के अंदर जो कोर्ट्स हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट्स या फिर लीगल सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज अपन को इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कोर्ट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट आता है, फिर नीचे जाते जाएंगे कि कौन कौन से कोर्ट्स जो हैं अपने लीगल सिस्टम में या इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर आते हैं। केसेस किस टाइप के निकलते हैं, क्या होता है, ये अपन आज के आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब पहले तो मैं ये देख लूँ कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो वो कैसे, उसको वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये कैसा क्राइम है और ये कहाँ पर जाएगा। तो इसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करें या जो टेक्निकल वर्ड होता है वो होता है ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस यानी आपने किया है कुछ गलत। हिंदी में उसको कहते हैं कुछ गलत करना। ऑफेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। जब आप कहते हो कि आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब होता है घातक, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ शामिल होता है, फिजिकल हार्म आ जाता है। राइट, और ये जो होता है ये नॉर्मली गवर्नमेंट या स्टेट के अगेंस्ट होता है और ये लार्ज स्केल पर हो सकता है। मतलब ऐसे जो आपने, अगर ऐसा कोई ऑफेंस, आपने ऐसी कोई गलती करी है तो वो नॉर्मली जो है वो पब्लिक डोमेन के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल द निर्भया केस, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था जिसमें जो इनके क्रिमिनल्स थे, जो जिन्होंने ये चीज़ करी थी, उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ कॉज करी, डिफेमेशन कॉज किया और पूरी कंट्री उनके अगेंस्ट थी। एक वाइड स्प्रेड पब्लिक में ये केस आ गया था, तो वो एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस था जिसमें आपकी मेंटालिटी ही बहुत गलत थी और आपका इंटेंशन था कोई क्राइम करने का। दूसरा जो ऑफेंस होता है वो होता है सिविल। ओके, ये इतना घातक नहीं होता। जो सिविल ऑफेंसेस होते हैं दे आर नॉर्मली ऑन पेपर्स। ठीक है, किसी पेपर्स में होंगे या आपने किसी ऐसे कोई चीज़ को करने में कुछ गलती करी होगी, उन टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं वो सिविल ऑफेंसेस होते हैं। मतलब इसमें आपका कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन का या फिर कोई भी हार्म, किसी को पहुंचाने का, फिजिकल हार्म पहुंचाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। भले ही आपने मेंटली किसी को एगोनाइज किया होगा लेकिन आपने उसकी जान लेने की कोशिश नहीं करी या उसको फिजिकली आपने हार्म करने की कोशिश नहीं करी। तो इस टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं वो सिविल ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं दीज आर नॉर्मली प्राइवेट ऑफेंसेस। ये तो मैं सिर्फ आपको जनरल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर, जब आप जीआईजीएल की सब्जेक्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे तब। तो इसमें नॉर्मली जो आते हैं वो प्राइवेट ऑफेंसेस आते हैं, स्मॉल स्केल के होते हैं ये हो सकते हैं बिटवीन टू कंपनीज, एक्सेट्रा। तो ये जो है ये दो टाइप के ऑफेंसेस इंडिया में होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। अब
कौन सी ऑफेंस को कौन सा कोर्ट कैसे क्लासिफाई करता है, क्या करता है, ये अपन आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जो है अपना वो सबसे ऊपर है, हाईएस्ट, टॉप मोस्ट। फिर अगर इसके ऊपर कोई आता है तो वो प्रेसिडेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो फीचर्स क्या है इसका? इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, मैंने कहा ही था टॉप मोस्ट, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। इट इज़ फॉर बोथ मैटर्स ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड फॉर इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए भी ये रहेगा, और बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और लॉ रहेगा तो उस लॉ को देखने के लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। जब ब्रिटिश इंडिया था, यानी जब आज़ादी से पहले जो था, तब दो टाइप के इसमें पार्ट्स थे। एक था प्राइवी काउंसिल, जो कि ऑर्डिनरी लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो लॉ था उसको हैंडल करता था, और जो इसका दूसरा पार्ट था वो था फेडरल कोर्ट, जिसमें सिर्फ मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स थे वो हैंडल होते थे। सुप्रीम कोर्ट हैज़ इनहेरिटेड द बोथ, यानी ये प्राइवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट दोनों को मिलाकर बनाया गया है। दिस पॉइंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो एक ऊपर लिख देंगे, सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवी काउंसिल एंड डैश। फिर डैश में आपको ऑप्शंस भरने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डैश है वो फेडरल कोर्ट है, मतलब फेडरल कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स को देखता था वो सुप्रीम कोर्ट के साथ मर्ज हो गया, और जो सुप्रीम कोर्ट बना वो प्राइवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट दोनों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। द सुप्रीम कोर्ट हैंडल्स अपील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। आपको पता ही है दो तरह के केसेस होते हैं, तो ये दोनों तरह के केसेस की अपील्स को सुनता है फ्रॉम द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से निकलने के बाद आपका केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जो भी हाई कोर्ट से सिविल और क्रिमिनल केसेस की अपील्स आती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को सुनता है। एंड ट्रिब्यूनल्स, ये ट्रिब्यूनल्स क्या होता है वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। इट ऑल्सो हैज़ अ रिट jurisdiction। रिट jurisdiction का मतलब होता है पावर टू मेक ऑर्डर्स। रिट jurisdiction मतलब ऑर्डर्स बनाने की पावर। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ अ रिट jurisdiction फॉर एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए इनका रिट jurisdiction भी होता है। इट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू फैक्ट एंड लॉ। ये प्रेसिडेंट को फैक्ट और लॉ दोनों मैटर्स में या किसी भी मैटर में एडवाइस करने का काम भी कर सकते हैं। ये था अपना सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है आपका वो है सबसे हाईएस्ट या टॉप मोस्ट। इसके बाद जो है हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट में क्या लिखा हुआ है, उसकी फीचर्स क्या है वो अपन पढ़े। दे फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही थे, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। द फर्स्ट हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश अंडर द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है जो फर्स्ट हाई कोर्ट है वो कब आया था? अंडर द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट हैज़ एन appellate सिविल एंड क्रिमिनल jurisdiction। अपील सुनने का jurisdiction भी है और क्रिमिनल और सिविल jurisdiction भी इनके अंदर है ओवर द लोअर कोर्ट्स, एंड ऑल्सो हैव अ writ jurisdiction टू enforce द फंडामेंटल राइट्स एंड देयर पर्पसेस। writ jurisdiction भी है, मतलब ऑर्डर्स पास करने का भी jurisdiction है, सिविल क्रिमिनल का भी jurisdiction है, और अपील सुनने का भी jurisdiction है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाई कोर्ट कैन हियर द रेफरेंसेस फ्रॉम ITAT, मतलब इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, एंड अदर ट्रिब्यूनल्स। ये ट्रिब्यूनल्स अभी क्या होते हैं अपन आगे पढ़ेंगे। द रिट jurisdiction was initially vested only with Bombay, मद्रास एंड कैलकाटा हाई कोर्ट। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन वर्थ नोटिंग कि ये जो पहले रिट jurisdiction था वो सिर्फ बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा हाई कोर्ट को था, लेकिन अब जो jurisdiction है रिट का वो सब हाई कोर्ट्स के पास है। ठीक है, तो ये अपना हुआ हाई कोर्ट। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। इसके नीचे जब आप जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे। डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अलग अलग शहरों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है दैट इज़ इन जबलपुर, और भोपाल बीइंग द कैपिटल, भोपाल में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो भोपाल की डिस्ट्रिक्ट
जो है ना डिस्ट्रिक्ट भोपाल में जो भी छोटे-छोटे शहर या छोटे-छोटे गाँव आते होंगे, उन सब के केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल सुनेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग-अलग शहरों में होते हैं। हाई कोर्ट नॉर्मली जो होता है वो स्टेट के अंदर एक होता है एंड फिर इनके अलावा जो है वो सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं। अब हम आए सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। इनके फीचर्स क्या हैं? दीज हैव बीन क्रिएटेड नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट बाय वेरियस लॉज। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बल्कि वेरियस लॉज ने बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, दीज आर नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे आर क्रिएटेड बाय वेरियस लॉज। दे आर डिवाइडेड एज सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है 2 तरह के ऑफेंसेस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो उस हिसाब से इन्होंने जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को भी डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका सिविल कोर्ट जो आपकी सिविल ऑफेंसेस को सुनेगा, और एक हो गया आपका क्रिमिनल कोर्ट जो आपकी क्रिमिनल ऑफेंसेस को सुनेगा। Civil courts created under the Civil Courts Act of each state, they are presided by the district judges and additional district judges. Below them are the court of judges or munsifs. सिर्फ इतना याद रखें कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं उसके अंदर होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स दीज आर क्रिएटेड मेनली अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी के अंदर ये बनते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। सीआरपीसी डिवाइड्स द मजिस्ट्रेट इनटू जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये जो क्रिमिनल कोर्ट होता है इसके अंदर मजिस्ट्रेट्स होते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन होता है। तो मजिस्ट्रेट को जो है ना उन्होंने आगे डिवाइड किया है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के अंदर। मजिस्ट्रेट आपके कोर्ट्स को, आपके केसेस को रेफ़र करते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन उन केसेस को सुनता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इनमें सिर्फ ये याद रखिएगा कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स को अलग अलग कर दिया है। सिविल कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं और उनके नीचे आते हैं जजेस या फिर मुंसिफ, कोर्ट ऑफ जजेस या फिर मुंसिफ। और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर क्या होता है, क्रिमिनल इश्यूज़ को सुना जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, और इनके अंदर आते हैं आपके मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। अब अपन पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आपको पता ही है मजिस्ट्रेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को ट्राई नहीं करता। दे ट्राई सर्टन केसेस विच हैव इम्पोर्टेंस फॉर पब्लिक ट्रांक्विलिटी एंड द लाइक। जो पब्लिक मैटर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन मैटर्स को वो देखता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को नहीं देखता। इसका मतलब कि वो क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट नहीं करते, वो केस नहीं चलाते, वो सिर्फ मैटर्स को सुनते हैं और ऐसे मैटर्स को ही सुनते हैं जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं। ठीक है, दे ओनली पास रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स। ये सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर पास कर सकते हैं, मतलब इनके ऊपर जो है फैसला सुनाने का हक नहीं है। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई क्राइम किया, कोई क्रिमिनल है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसके ऊपर जो है डिसीजन पास नहीं करेगा कि हाँ इसने गलत किया या इसने गलत नहीं किया। वो उसका केस सुनेगा और एक रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर पास कर देगा कि ये जो आदमी है जिसने ये क्राइम किया है ये इस शहर से बाहर नहीं जा सकता, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। और पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अगर कोई अनाउंसमेंट है, रिस्ट्रिक्टिव अनाउंसमेंट, तो वो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को करनी है तो वो कर सकता है। इन सम स्टेट्स बाय अमेंडमेंट्स दे कैन ट्राई सर्टन ऑफेंसेस। कुछ स्टेट्स में जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अमेंड करके बोल दिया गया है कि आप चाहो तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को ट्राई कर सकते हो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या है, दे हैव 2 classes, that is the first and second. The powers of both the classes vary according to the grades. They are under the courts of session. ये कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर आते हैं, सिर्फ इतना याद रखिएगा। विच कैन ट्राई ऑल ऑफेंसेस एंड कैन अवॉर्ड एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ। इन बिग सिटीज़ दे आर कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स या जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं ये जो है काम करते हैं क्रिमिनल केसेस को सुनने का, और ये कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर आते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ही मजिस्ट्रेट जो है वो केस को रखता है और यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ही जो है फैसला सुनाया जाता है। बड़े सिटीज़ में इसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है और कोर्ट को कहा जाता है सिटी सेशंस कोर्ट। तो ये वाला जो कोर्ट होता है सेशंस कोर्ट, ये क्रिमिनल के अगेंस्ट जेल का सेंटेंस सुना सकता है,
मतलब जेल का फैसला दे सकता है कि इसको इतने इतने साल की जेल हो, या फिर फाइन का फैसला दे सकता है कि इससे इतना इतना फाइन लिया जाए, लेकिन ये उसके मौत का फैसला यानी हैंगिंग या उसकी डेथ का फैसला नहीं दे सकता। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ सिर्फ इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि जो सेशंस कोर्ट है या सिटी सेशंस कोर्ट है वो डेथ का फैसला नहीं दे सकता, उसके अलावा और कोई फैसला चाहे तो दे सकता है। सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। लास्ट जो आता है स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि ट्रिब्यूनल्स अपन एंड में करेंगे, तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में अब अपन पढ़ते हैं। दे आर स्पेशल बॉडीज विच आर सेट अप अंडर वेरियस एक्ट्स। ट्रिब्यूनल्स का काम क्या होता है? ट्रिब्यूनल्स एक्ट्स के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी लॉ है आपका या एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर दो बॉडीज होती हैं। एक होती है, ये आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके काम आएगा। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एक होता है अपील्स या फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये जो वर्ड है ना अपेलेट ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल, ये यहाँ से आता है और ये एक स्पेशल बॉडी कहलाती है। अंडर एवरी एक्ट। एग्जाम्पल नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, कंपटीशन अपेलेट ट्रिब्यूनल, ये सब इसकी एग्जाम्पल हैं। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का क्या काम होता है? टू प्रोसेस, टू प्रोसेस द एक्ट, कि एक्ट का पालन हुआ या नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ, आपने क्या गलत किया क्या सही किया, और इसके हिसाब से ये ऑर्डर्स पास करता है आपके अगेंस्ट। बेसिकली इनका काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, यानी जज करना कि एक्ट को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। ओके, ये पास करता है ऑर्डर्स। अब यहाँ पर जो ऑर्डर्स पास हुए, क्या आपको ये ऑर्डर्स एक्सेप्टेड हैं? सॉरी, क्या आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो? आपने कहा हाँ, मुझे एक्सेप्टेड है, जो भी लिखा है सही है, या फिर आपने कहा नहीं। अगर आपने कहा हाँ तो एक्सेप्ट कर लो और ये केस यहीं ख़त्म। लेकिन अगर आपने कहा नहीं, मुझे एक्सेप्टेड नहीं है, इन्होंने जो कहा है वो गलत है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है और मैं इसके अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहता हूँ, यानी अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो आपने अगर बोला नहीं, तो आप जाइए अपील में और अपील फाइल करें इस ऑर्डर के अगेंस्ट। अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर। और ये जो अपील आप फाइल करेंगे वो कहाँ फाइल करेंगे? अपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। ठीक है, फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है आपका केस सुनेगा और अपना ऑर्डर पास कर देगा। अगर आप इस ऑर्डर, ये आपको क्या ऑर्डर एक्सेप्टेड है? तो केस ख़त्म। नहीं है तो आप आगे जा सकते हो कोर्ट्स के पास, और सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर एक्सेप्टेड है तो केस ख़त्म। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी एक्सेप्टेड नहीं है तो आप आगे जा सकते हो हाई कोर्ट के पास। ठीक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर एक्सेप्टेड है तो केस ख़त्म। अगर ऑर्डर एक्सेप्टेड नहीं है तो और आगे जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, इस तरीके से ये काम
करता है। तो ये जो आ गई ना यहाँ पे बॉडी अपेलेट ट्रिब्यूनल, ये एक स्पेशल बॉडी होती है और हर एक्ट के अंदर होती है। तो जो भी आपको ऑर्डर से प्रॉब्लम होगी, आप पहले अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद आप कोर्ट की तरफ अपना रुख मोड़ोगे। तो ये कौन से कोर्ट के पास जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इट इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्ट्स। कुछ एक्ट्स बोलते हैं कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, कुछ एक्ट्स बोलते हैं कि डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाओ फिर सुप्रीम के पास जाओ, कुछ बोलते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट सेशंस में जाओ फिर हाई में जाओ और फिर सुप्रीम में जाओ, डिपेंडिंग कि कौन से लॉ में कहाँ तक का क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो जनरल आपका प्रोसीजर होता है वो ऐसा ही होता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब अपन जो इसके आगे करेंगे वो है अपना लास्ट टॉपिक विच इज़ रिट या रिट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। रिट्स का मतलब आपको पता ही है कि रिट्स का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया था, रिट्स का मतलब होता है ऑर्डर या फिर डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये अब अपन स्टार्ट करेंगे रिट्स के बारे में, विच आई थिंक इस नोट्स का लास्ट टॉपिक है। फिर अपन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो रिट के लिए मैंने अभी आपको सिर्फ ये कहा कि रिट का मतलब होता है किसी भी टाइप का ऑर्डर या डायरेक्शन। तो ये ऑर्डर या डायरेक्शन या इसको कहें रिट, तो ये जो रिट है ये कोर्ट कैसे इशू करेगा, क्यों इशू करेगा, इसमें समझने वाली बात यह है कि ये क्यों इशू किया जाएगा या इसका बेसिक मीनिंग होता क्या है। तो आइए अपन पहले ये समझें कि जो रिट है उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। अभी तक अपन ने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आप सब ने उसमें चीज़ें पढ़ी हैं जो अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, राइट, जो अपन शुरू शुरू में ही पढ़ते आए थे फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में थे। ठीक है, राइट। इसमें अपन ने एक आर्टिकल 32 भी पढ़ा था जिसमें ये था राइट टू लीगल रेमेडी, राइट। अपन ने राइट टू लीगल रेमेडी पढ़ी थी और उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि अगर मेरे साथ या आपके साथ या कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल है, अगर उसके साथ उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दी हुई हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, अगर उसको वो चीज़ ना दी गई तो उसके पास एक राइट है कि वो उन चीज़ों को पाने के लिए कोई भी लीगल हेल्प ले सकता है या कोर्ट की मदद ले सकता है। वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कि आप हैं एज अ स्टूडेंट हु इज़ बिलो 14 ईयर्स। आपने पढ़ाई है कि बिलो 14 ईयर्स के स्टूडेंट को या बच्चे को राइट टू एजुकेशन है, मतलब उसको फ्री एजुकेशन पाने का एक राइट ज़रूर मिलता है। अब मान लीजिए वो जिस स्कूल में है उसने उसको एजुकेशन देने से मना कर दिया इवन आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द फीस। क्या ये स्टूडेंट जो है जिसके पास राइट टू एजुकेशन जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, स्कूल के एजुकेशन ना प्रोवाइड करने पर इसको इसकी राइट नहीं मिली, यानी इसकी राइट फुलफ़िल नहीं हुई, स्कूल ने गलत तरीके से अपना फ़ायदा उठाया है यानी उससे फ़ीस ले ली और उसको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी। तो अब जो ये बच्चा है बेचारा हेल्पलेस है, ये क्या करे? ये अपने लीगल गार्जियन को यानी इनके पेरेंट्स को या जो भी इनके गार्जियन होंगे, इनके बड़े भाई या कोई और रिश्तेदार, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरे बिहाफ पर मेरी राइट के लिए लड़ें, क्योंकि ये खुद एक बच्चा है। अगर ये मेजर होता यानी कि अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, तो ये खुद से जाके अपनी राइट के लिए लड़ सकता है, लेकिन अभी ये बिलो 14 है यानी माइनर है। तो ये अपने बिहाफ पर अपने पेरेंट्स को या जो भी इनके गार्जियन होंगे उनको बोल सकता है कि आप मेरे बिहाफ पर मेरी राइट के लिए लड़ें। अब जो ये पेरेंट है या गार्जियन है, अगर इनको लड़ना है तो ये किस तरीके से लड़ेंगे? ये कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसा ऑर्डर पास करें जो स्कूल के लिए हो
और स्कूल को मजबूर करे कि ये इस बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि इस बच्चे ने अपने पार्ट पर अपना जो उसका कर्तव्य है वो पूरा किया। फीस देनी थी वो उसने स्कूल को दे दी, लेकिन यहाँ पर जो स्कूल है वो नालायक है, फीस लेने के बाद भी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो गार्जियन को अगर हाई कोर्ट को या किसी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है तो वो ये बोलेगा कि एप्लीकेशन डालेगा, पिटीशन डालेगा। वो बोलेगा कि हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, जो भी हमारा कर्तव्य था हमने किया। आप प्लीज़ स्कूल को डायरेक्शंस दो या स्कूल को ऑर्डर्स दो कि जो भी अपने अपने जो स्कूल का कर्तव्य है यानी एजुकेशन प्रोवाइड करना तो वो करें। राइट? तो अपनी राइट प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है अपने गार्जियन के साथ कोर्ट में जाएगा और यहाँ पर पिटीशन फाइल करेगा। ठीक है? कोर्ट पूरा केस समझेगा, अंडरस्टैंड द केस फैक्ट्स, और फिर जो है कोर्ट स्कूल को डायरेक्शंस इशू करेगा या फिर एक तरीके का रिट इशू करेगा कि आप जो है इस बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करो। इस बच्चे ने फ़ीस तो दे दी है, लेकिन आपको जो अपना पोर्शन करना था यानी इसको एजुकेशन देना था वो आपने नहीं किया। तो यहाँ पर जो कोर्ट है इस स्कूल को रिट देगा कि आप, या डायरेक्शंस देगा कि आप अपना कर्तव्य पूरा करें यानी इस बच्चे को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है? अब जो ये रिट है इसके 5 टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दैट कैन बी पास्ड। तो ये किन किन टाइप्स के हैं और इनका मीनिंग क्या है यही अपन को इसके अंदर पढ़ना है। पर जो बेसिक है रिट का वो यही है कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रही है, इन्फ्रिंज का मतलब दबाई जा रही है या आपसे छीनी जा रही है, तो आप अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे रिट्स का डिमांड कर सकते हैं कि कोर्ट जो है वो रिट प्रोवाइड करे या डायरेक्शंस या ऑर्डर्स इशू करे ताकि आपकी जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है? क्लियर हुआ बेसिक रिट का? तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट करें कि कितने कितने टाइप की रिट है। मैंने आपको बताया ही कि 5 तरीके की रिट्स हैं। अपन उनके मीनिंग्स को जानते हैं, लेकिन उससे पहले रिट का जो इंट्रोडक्शन वाला पैरा है उसको अपन रीड कर लें। आइए, आर्टिकल 226 के अंदर ये आता है जो भी रिट्स के बारे में अपन को पढ़ना है। यहाँ पे मेंशन्ड है आर्टिकल 226, एवरी हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोई भी कोर्ट हो सकता है चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है? हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मैंने कहा ही था कि जो उस बच्चे की फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्स नहीं हो पा रही, तो उन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास भी वो बच्चा गया होगा अपने गार्जियन के साथ, तो वो कोर्ट रिट इशू करेगा सो दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड एज स्टिपुलेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 इटसेल्फ अपन ने 32 के बारे में पढ़ा ही था जो लीगल रेमेडीज के बारे में बताता है। अ फंडामेंटल राइट स्टेट्स दैट रिट इज अवेलेबल टू एनीवन हुज राइट्स आर इन्फ्रिंज बाय द स्टेट एक्शन। तो ये अपन ने पढ़ा ही था, मैंने आपको बेसिक में भी यही समझाया जो आर्टिकल 226 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है? याद रखिएगा ये भी। अब अपन पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। ये जो फिगर है इसमें दिख ही रहा है आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स है। पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडामस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा होगा आपका को वारंटो, वैसे यहाँ पे सर्ट्योरेरी होना चाहिए, और पांचवा है आपका सर्ट्योरेरी। तो जो आपका तीसरा और पांचवा है सर्ट्योरेरी और प्रोहिबिशन, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है। हालांकि इनमें एक डिफरेंस है कि प्रोहिबिशन जो है वो पहले होता है और सर्ट्योरेरी बाद में आती है। तो अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ रिट्स हैं कौन कौन सी हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी है कि जो रिट नहीं है। ठीक है? और ऑप्शंस दे देंगे वो 4, उसमें से एक सही ऑप्शन होगा कि हाँ ये वाला टर्म जो है हमने रिट में नहीं पढ़ा, मतलब ये टाइप ऑफ रिट नहीं है। सिर्फ 5 ही टाइप ऑफ रिट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्ट्योरेरी। आइए सबसे पहले पढ़ें हैबियस कॉर्पस।
हैबियस कॉर्पस, इसका बेसिक मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी मतलब अगर मैं इस फ्रेज को पढ़ूँ सिर्फ टू हैव द बॉडी, इसका मतलब यही निकलता है नॉर्मल टर्म्स में कि ये फिजिकल कन्फाइनमेंट के बारे में है या किसी को फिजिकली होल्ड करने के बारे में है। तो पढ़ें क्या लिखा है। इट इज़ अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन who is confined without legal justification। without legal justification यानी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जिसके तहत उस पर्सन को होल्ड किया गया या रोका गया। ठीक है, कोई आप नॉर्मली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपने उस पर्सन को क्यों रोका। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, मैंने अब कुछ बोला कहीं पर या कुछ किया या कुछ भी बोला और मुझे आकर पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने बोला कि आपने मुझे क्यों पकड़ा, मेरे पास मेरी फंडामेंटल राइट है और फ्रीडम टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं तो अपने जो मेरे थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर रहा था, मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं, कोई डिफेमेटरी बात भी नहीं बोली, तो आपने मुझे कैसे रोका। राइट, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं कोर्ट के पास जाके बोल सकता हूँ कि आप हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करो पुलिस के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे इलीगल तरीके से अपने पास कन्फाइन करके रखा है या जेल में डाल के रखा है। ठीक है, तो ये होता है हेबियस कॉर्पस, जहाँ पे मैं कोर्ट को बोल सकता हूँ कि आप हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करो, ताकि जो पुलिस है उससे सवाल किए जा सके कि आपने किस बेसिस पर मुझे जेल के अंदर रखा है। यही जो है फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है, इट इज़ अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज़ कन्फाइंड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। मेरे केस में पुलिस मुझे पकड़ के ले गई थी लेकिन उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। दिस इज़ इन नेशनल ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन what grounds, किस grounds पे, on what grounds he has been confined and to set him free if there is no jurisdiction for his detention। और अगर कोई jurisdiction नहीं निकलता यानी कोई पुलिस का हक नहीं निकलता मुझे कन्फाइन करने का, तो मुझे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। Under Articles 32 and 226 any person can move for this writ to the Supreme Court and the High Court, ये तो आपको पता ही है। An appeal to the Supreme Court of India may lie against an order granting or rejecting the application। Articles 132, 133 and 136। ये Articles 132, 134 और 136 क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर आपने रिट की एप्लीकेशन फाइल करी है और रिट इशू हुआ है तो आप उस रिट के अगेंस्ट अपील भी फाइल कर सकते हो इन दी हायर कोर्ट। इन दी हायर कोर्ट का मतलब है, मान लीजिए अगर रिट इशू करी है हाई कोर्ट ने तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस रिट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो। अगर ये रिट का ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ तो अपील फाइल कर सकते हो, अगर रिजेक्ट हुआ तो अपील फाइल कर सकते हो। एप्लीकेशन फाइल करी थी, वो एक्सेप्ट हो गई और आपको मंजूर नहीं है तो आप अपील फाइल कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई बिना किसी ग्राउंड्स के और आपको मंजूर नहीं है तो भी आप चाहो तो अपील फाइल कर सकते हो। तो ये लिखा है आर्टिकल्स नंबर 132, 134 एंड 136 के अंदर। The disobedience of this writ is met with the punishment for contempt of court। contempt of court की punishment है इसके अंदर under the contempt of courts act। जो ये आपको क्या punishment है इसकी, वो contempt of court acts जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अभी आपके कोर्स के लिए applicable नहीं है। तो बस इतना याद रखिएगा कि हैबियस कॉर्पस में ये है कि आप किसी को भी बिना वैलिड रीज़न के डिटेंशन में नहीं रख सकते या कैद करके नहीं रख सकते। आपको एक लीगली जस्टिफाइबल रीज़न देना पड़ेगा कि हमने इस वजह से जो है इस इंसान को कन्फाइनमेंट के अंदर रखा है। फिर आता है मैंडामस, दैट इज़ वी कमांड। ये एक कमांडिंग टाइप की रिट है, यानी आप किसी को ऑर्डर्स देते हो कुछ प्रूफ करने के लिए, तो हम बोल रहे हैं वी कमांड मैंडामस में। पढ़ें इसके बारे में क्या लिखा है। इट इज़ अ कमांड मतलब डायरेक्शंस issued to direct any person, corporation, inferior court और गवर्नमेंट, मतलब इन लोगों को हम दे सकते हैं। एक्चुअली तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, कोई पर्सन भी आ गया, कॉरपोरेशन भी आ गई, इन्फीरियर कोर्ट भी आ गया और गवर्नमेंट भी आ गई। तो चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों ही लोगों को अपन चाहे तो मैंडामस इशू कर सकते हैं। रिक्वायरिंग इट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग,
रिक्वायरिंग इट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, यानी हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है। स्पेसिफाइड देयर इन विच pertains to his or its office and is further in the nature of public duty। मतलब ये उनकी पब्लिक ड्यूटी थी और उनको ये करना ही था। मान लीजिए मेरे वाले एग्जाम्पल में ही कि जो है स्कूल वाला जो एग्ज़ाम्पल था या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला एग्ज़ाम्पल था, हमारी एक राइट है कि हमें राइट टू एजुकेशन दिया गया है। उसके लिए शर्त सिर्फ़ ये है कि आपने फ़ीस, अगर आप 14 साल से ऊपर की बात करते हो, उसमें शर्त सिर्फ़ ये है कि जो राइट है उसमें राइट टू फ्री एजुकेशन कहीं नहीं लिखा। 14 साल के ऊपर के बच्चों के लिए उसमें सिर्फ राइट टू एजुकेशन लिखा है। तो चलो राइट टू एजुकेशन है, आप फ़ीस भर दो, आपकी राइट बिल्कुल अराइज़ हो जाती है इन ऑर्डर टू गेट द एजुकेशन। तो मेरे वाले केस में जब मैंने स्कूल को फ़ीस दे दी और स्कूल ने मना कर दिया कि हम एजुकेशनल सर्विसेज नहीं देंगे और मेरी फ़ीस भी वो वापस नहीं कर रहे, तो एक तरीके से मेरी एक फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुई या वायलेट हुई। ठीक है, तो उस केस में अगर मुझे मैंडामस का रिट पास करवाना है कोर्ट से, तो मैं कोर्ट को बोल सकता हूँ कि आप स्कूल को डायरेक्ट करो कि वो उनका जो काम है, उनका जो कर्तव्य है उसको पूरा करे। उनका जो रेगुलर ऑफिस वर्क है यानी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, उस चीज़ को वो कंटिन्यू करें और मेरे बच्चे को भी एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने पूरी की पूरी फ़ीस जो है वो भरी है। राइट, तो फिर जो कोर्ट है मेरी बात को सुनकर और स्कूल के पक्ष को भी सुनकर अपना ऑर्डर देगा और रिट पास कर सकता है मिंडामस की, जिसमें वो स्कूल को डायरेक्शंस देंगे कि आप अब इस बच्चे को एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि उसने अपनी फ़ीस टाइमली मैनर में भर दी। आगे क्या लिखा है, मैंडामस कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पर मेरे केस में जो था वो स्कूल थी, और भी कोई पब्लिक अथॉरिटी अगर है, गवर्नमेंट स्कूल था, और भी कोई अगर पब्लिक अथॉरिटी है तो उनके अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है। इट कमांड्स एक्टिविटी, यानी ये डायरेक्शंस देता है कि आप उस एक्टिविटी को करें जो रिट के अंदर लिखी है। मेरे केस में रिट के अंदर लिखा था कि स्कूल को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। The writ is used for securing the judicial enforcement of public duties। मतलब जुडिशियल इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ का मतलब जो ये रिट है, ये बेसिकली बनाई ही इसीलिए गई ताकि जो आपने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो स्टेट्स को फॉलो करने हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को फॉलो करनी है कि सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स मिले। तो ये जो मैंडामस का रिट है ये लाया ही इसलिए गया ताकि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको जो है कंपेल किया जाए कि वो अपना काम टाइमली मैनर में करें, ताकि जो लोग हैं उनको उनके फंडामेंटल राइट्स आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ और कोई भी रोक टोक ना हो। आगे एक केस है द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमपी वाशी, इसको याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। In a fit case, the court can direct executives to carry out the directive principles of the Constitution through this writ। मैंने आपको बताया ही कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा हुआ है, जो स्टेट के लिए डायरेक्शंस थी, अगर स्टेट ने फॉलो नहीं करी तो कोई भी कोर्ट में जाके रिट इशू करवा सकता है मैंडामस का। और मैंडामस का नेचर ही होता है कमांडिंग नेचर, यानी उस रिट के अंदर लिखा रहता है कि कोर्ट चाहता है कि आप ये चीज़ें करो, मतलब आपको करनी ही पड़ेंगी। The Constitution of India by Articles 226 and 32 enables the mandamus to be issued by the High Court and the Supreme Court to all the authorities। ये तो आपको पता ही है कि जो दोनों कोर्ट्स हैं वो रिट्स को इशू कर सकते हैं। चलिए आगे, फिर आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को आपको पता ही है, इसका मतलब होता है रोक लगा देना, उसे कहते हैं प्रोहिबिशन। लेकिन ये जो प्रोहिबिशन होता है ना, ये अर्ली स्टेज में होता है, मतलब स्टार्टिंग में हो जाता है ये प्रोहिबिशन। ठीक है, अब मान लीजिए इनकम टैक्स की अपन बात कर लेते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा इनकम टैक्स जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ पे मैंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के खिलाफ़ अपील फाइल करी है कि इन लोगों ने जो है मेरे से ज़्यादा टैक्स चार्ज किया है। ठीक है, अब मैं ठहरा भोपाल का नागरिक, तो मुझे आईटीएटी जो एमपी का है या आईटीएटी जिसका जुरिसडिक्शन एमपी के ऊपर है, मुझे उस आईटीएटी के अंदर मेरा अपील फाइल करना था। मैंने जाकर कहीं और कर दिया, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के आईटीएटी के अंदर, जिस आईटीएटी का जुरिसडिक्शन हिमाचल प्रदेश में था, मैंने उसके अंदर जाके उसको फाइल कर दिया। राइट, तो ये तो मैंने गलत किया, क्योंकि जो
जिसका जुरिसडिक्शन मेरे ऊपर था, मैंने उस अथॉरिटी के पास वो अपील फाइल नहीं करी। सिंस आपने दूसरी अथॉरिटी के पास अपील फाइल करी है, तो उस केस में क्या होगा, आप चाहो तो कोर्ट से प्रिवेंशन का रिट ले सकते हो, ताकि जो हिमाचल प्रदेश का ITAT है वो मेरी वाली जो मैंने अपील फाइल करी थी उसको प्रोसेस ना करे, क्योंकि गलती हो चुकी है। वो हिमाचल प्रदेश में नहीं, वो मध्य प्रदेश ITAT के अंदर फाइल होना ज़रूरी था, राइट। तो एक तरीके से मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रिवेंशन का जो है वो रिट प्रोहिबिशन का जो रिट है वो इशू करें, और उसमें ITAT हिमाचल प्रदेश को आप डायरेक्शंस दें कि वो मेरा केस टेकअप ना करे, क्योंकि उनका जुरिसडिक्शन मेरे ऊपर नहीं बनता, मेरे ऊपर मध्य प्रदेश ITAT का जुरिसडिक्शन बनता है। समझ आया? तो अपन पढ़ें प्रोहिबिशन के बारे में क्या लिखा है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू एन inferior court मतलब lower court, preventing the latter from usurping jurisdiction। usurping मतलब wrong use, मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, इसलिए हम लोअर कोर्ट्स को चाहें तो ये चीज़ करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में ITAT हिमाचल प्रदेश का था, मुझे पता है कि ITAT हिमाचल प्रदेश वो मध्य प्रदेश के केसेस नहीं ले सकता, फिर भी उन्होंने गलती से एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे अगर ये बात पता थी तो मुझे जो है वो जाके बताना ज़रूरी था, ताकि वो जो उनका जुरिसडिक्शन नहीं है उसको एक्सरसाइज ना करे। विच इज़ नॉट लीगली वेस्टेड इन इट मतलब लीगली उनकी वो पावर नहीं है। मेरे केस में हिमाचल प्रदेश ITAT के ऊपर लीगल पावर नहीं है कि वो MP का केस हैंडल कर सके। व्हेन अ ट्रिब्यूनल acts without or in excess of jurisdiction or in violation of the rules or law, a writ of prohibition can be issued for. It is generally issued before the trial of case। मेरे केस में भी अभी मेरी अपील को सुना नहीं गया था, मेरा हियरिंग का टाइम नहीं आया था, और उससे पहले मुझे रियलाइज़ हो गया, तो मैंने जाके उनको बोल दिया कि आप जो गलत कर रहे हो, एक रिट इशू करवाइए कोर्ट, और उनको बताइए कि रिट के अकॉर्डिंगली जो है उनका जुरिसडिक्शन मध्य प्रदेश में होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। आगे क्या लिखा है। व्हेन मैंडामस कमांड्स एक्टिविटी व्हाइल मैंडामस कमांड्स एक्टिविटी, क्योंकि अपन ने मैंडामस में पढ़ा ही था कि वो एक डायरेक्टिव रिट होता है जो डायरेक्ट करता है अथॉरिटीज़ को अपना काम करने के लिए। प्रोहिबिशन कमांड्स इनएक्टिविटी, प्रोहिबिशन रोक लगाने वाली रिट है, और मैंडामस काम कराने वाली रिट है। इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट जुडिशल और क्वासी जुडिशल अथॉरिटीज़। जो मेरी वाली अथॉरिटी थी ITAT, इट इज़ अ क्वासी जुडिशल अथॉरिटी एंड इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर हु इज़ नॉट वेस्टेड विद द जुडिशल फंक्शंस। ये किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट वैलिड नहीं होगी जिनके पास जुडिशल पावर्स ना हो, यानी कोर्ट और कोर्ट से रिलेटेड पावर्स ना हो, राइट। फिर अपन आते हैं सर्ट्यूररी में। सर्ट्यूररी और प्रोहिबिशन एक ही जैसे हैं, सिर्फ इनमें डिफरेंस ये है कि जो प्रोहिबिशन है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले लगा दिया जाता है, और जो सर्ट्यूररी है वो प्रोसीडिंग्स ख़त्म होने के बाद लगाई जाती है। मेरे वाले एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ITAT हिमाचल प्रदेश के पास केस चला गया और मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने गलत कर दिया है, तो मैंने जाके कोर्ट से बोला कि आप जो है मुझे प्रोहिबिशन का ऑर्डर दो, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो इस फाइल को ना देख सके, राइट। तो मेरी गलती थी कि मुझे जो है उस चीज़ को पहले देख लेना चाहिए था, और पहले ही फाइल कर देनी चाहिए थी जो रिट थी, ओके। तो प्रोहिबिशन वाली जो होगी वो स्टार्टिंग से पहले होगी, और सर्ट्यूररी वाली जो है वो प्रोसीडिंग्स होने के बाद की होगी, ठीक है। तो सर्ट्यूररी अगर मुझे समझाना हो तो तब ये होगा कि मान लीजिए ITAT हिमाचल प्रदेश ने उस केस को अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉज डील कर कर अपना डिसीजन सुना दिया। अब मैं ITAT के फैसले से सहमत नहीं हूँ, मैंने सोचा कि मैं कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकूँ। तो मैंने आपको बताया ही था कि आप अपील फाइल कर सकते हो, अगर लोअर अथॉरिटीज़ ने दी है तो उनके अगेंस्ट हायर अथॉरिटीज़ में जाकर आप अपील फाइल कर सकते हो। तो मैंने जो है हाई कोर्ट को बोला कि आप जो है सर्ट्यूररी का रिट इशू करें, और उसमें लिखें कि हिमाचल प्रदेश का जो ITAT था उसका जुरिसडिक्शन मेरे केस के ऊपर नहीं बनता, क्योंकि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, और वो जो भी केस है मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए
तो उस तरीके से हम प्रोहिबिशन लगा सकते हैं सर्ट्यूरेरी को लेकर, और ये प्रोहिबिशन केस की हियरिंग के बाद ही लगती है, या केस का डिसीजन आने के बाद भी कई बार लग जाती है, जिसमें बोला जाता है कि जो लोअर कोर्ट्स थे उनका जुरिसडिक्शन नहीं था इस मैटर को टेकअप करने का, फिर भी उन्होंने किया। तो पढ़िए सर्ट्यूरेरी में क्या लिखा है। सर्ट्यूरेरी इज़ अवेलेबल टू एनी पर्सन, किसी को भी अवेलेबल है। wherever any body of wherever anybody of the persons having legal authority to determine the questions affecting the rights of the subjects and having the duty to act judicially in excess of the legal authority। ये भी एक किंग वर्सेस इलेक्ट्रिक कमिश्नर्स का केस है। तो ये इसमें यही लिखा हुआ है कि सर्ट्यूररी आप इशू कर सकते हो ताकि जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम समबडी who has used his right against the judicial power, यानी उसके पास जुडिशियल पावर नहीं थी, उसका जुरिसडिक्शन नहीं था। मेरे केस में ITAT का जुरिसडिक्शन नहीं था मध्य प्रदेश का, फिर भी उन्होंने अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए जो मेरा केस है उसको टेकअप किया, राइट। अब यहाँ पर तो जो है केस टेकअप हो चुका है, फैसला सुनाया जा चुका है। अब मैं चाहूँ तो सर्ट्यूररी को इशू कर सकता हूँ और रोक सकता हूँ जो भी फैसला आया है उसको इम्प्लीमेंट होने से। ओके। Under the Constitution of India, all high courts can issue the writ of certiorari throughout their territorial jurisdiction। जहाँ जहाँ उनका jurisdiction है उस एरियाज में वो certiorari writ को issue कर सकते हैं। When the subordinate junior judicial authority acts without or in excess of jurisdiction, मेरे केस में जो ITAT था उसने एक्ट कर दिया in excess of its jurisdiction, उनका jurisdiction MP के केसेस के ऊपर नहीं आता, ठीक है। और इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर आपने नेचुरल जस्टिस के रूल्स को भी फॉलो नहीं किया तो फिर आपके अगेंस्ट हम सर्ट्यूररी इशू करा सकते हैं। कमिट्स एन एरर अपेरेंट टू द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, आपने कोई एरर किया है जो कि सामने सामने दिखाई दे रहा है, तो उन केस में भी आप चाहो तो सर्ट्यूररी का रिट इशू कर सकते हो। ऑल दी, ये है जो मेन पॉइंट है ना प्रोहिबिशन और सर्ट्यूररी में। Although the object of both the writs of prohibition and of the certiorari is the same, prohibition is available at an early stage। मैंने आपको बताया था प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने रिट पास करवा दी ताकि ITAT हिमाचल प्रदेश MP का केस ना स्टार्ट कर पाए। Prohibition is available at an earlier stage whereas certiorari is available at a latter stage or later stage, but on similar grounds, that is certiorari is issued after the authority has exercised its power। मतलब certiorari हमेशा एंड में ही इशू होती है। ओके, समझ आया। अब जो अपनी लास्ट रिट बचती है वो है को वारंटो, यानी टू इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब पूछताछ या जांच करना, ठीक है। अब मान लीजिए इनकम टैक्स से कोई ऑफिसर है जो मुझे कंटिन्यूसली फ़ोन करके बोल रहा है और बुला रहा है। अब मैं उसके पास गया भी हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये जेन्युइनली इनकम टैक्स का ही ऑफिसर है या कोई ऐसा है जिसने इम्पर्सनेशन का काम किया है, यानी अपना रूप बदल कर जो है मुझे कौन करने के लिए है या मुझे चीट करने के लिए आया हुआ है। तो इन केसेस में मैं चाहूँ तो हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर को वारंटो के रिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि आप डायरेक्शंस इशू करो या कमांड इशू करो जिसमें ये लिखा हो कि जो पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफिस के चेयर पर है या गवर्नमेंट ऑफिस की पोजीशन में है यानी इनकम टैक्स के अंदर है, उसको चेक किया जाए कि कहीं वो सही में ही इनकम टैक्स ऑफिसर है भी या नहीं है, राइट। तो वो जो रिट होगी वो को वारंटो होगी, दैट इज टू इंक्वायर। तो इसके अंदर क्या लिखा है, द रिट ऑफ को वारंटो enables the inquiry into the legality of the claim which a person asserts। मेरे सामने वो पर्सन क्या बोल रहा था कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो उसने क्लेम किया कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर है ये कितना लीगल है, क्या सच में ये इनकम टैक्स ऑफिसर है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो इम्पर्सनेशन का इस्तेमाल कर रहा है। To an office or franchisee
and to oust him from such position if he is an usurper। मतलब यूसर्पर मतलब अगर वो कोई बहरूपिया है तो, या कोई गलत इंसान है तो उसको बाहर निकाला जाए। अगर हमें कल को पता चलता है इंक्वायरी करने पर कि जो बंदा था वो सच में जो है इनकम टैक्स का पार्ट नहीं था या इनकम टैक्स का एम्प्लॉय नहीं था, सिर्फ एक इनपर्सनेटर था, तो वो एक यूसर्पर कहलाएगा और उसे उस पोजीशन से हटाना चाहिए। द होल्डर ऑफ द ऑफिस हैज़ टू शो, यहाँ पर उस बंदे की बात होगी जो खुद को इनकम टैक्स का ऑफिसर बता रहा है। द होल्डर ऑफ द ऑफिस हैज़ टू शो टू द कोर्ट, उसको कोर्ट को ये बताना पड़ेगा अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स द ऑफिस, कि किस अथॉरिटी के अंदर वो इस ऑफिस के अंदर है, क्या पोजीशन है उसकी ऑफिस के अंदर और किस अथॉरिटी से वो उस पोजीशन पे आया है। ये उस बंदे को, जो हमें बहरूपिया लग रहा है, उस बंदे को प्रूफ करना पड़ेगा। इट इज़ इशूड, कब इशू किया जाता है ये, व्हेन द ऑफिस इज़ ऑफ पब्लिक एंड ऑफ अ सब्सटेंसिव नेचर। मेरे केस में इनकम टैक्स ऑफिस था, पब्लिक का ही ऑफिस है और सब्सटेंसिव नेचर का है। क्रिएटेड बाय द स्टैट्यू और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, मेरे केस में जो है वो इनकम टैक्स लॉ में वो मैटर खड़ा हुआ था। एंड द रिस्पोंडेंट हैज़ असर्टेड हिज क्लेम टू द ऑफिस, और जो मैं हूँ मैंने अपने बोला कि ये जो इंसान है ये गलत है, इसको चेक किया जाए। तो जो रिस्पोंडेंट है उसने असर्ट किया कि वो जो ऑफिस है वो उसका है, यानी उसको ये अलॉट हुआ है, एग्ज़ाम देकर वो इस पोजीशन तक पहुंचा है, तो उसको ये चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। इट कैन बी इशूड इवन दो ही हैज़ नॉट अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ द ऑफिस, ये तब भी इशू किया जा सकता है जब उसने ऑफिस का चार्ज ना भी लिया हो तब। यानी मुझे पता है कि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनने वाला है और वो धोखे से बन रहा है, वो सच में नहीं बन रहा, तो मैं इंक्वायरी की या को वारंटो की रिट जो है उसको फाइल कर सकता हूँ। लास्ट पॉइंट क्या है, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ को वारंटो इज दैट द पब्लिक हैज़ एन इंटरेस्ट टू सी व्हाट अ लॉफुल क्लेमेंट डज नॉट यूसर्प अ पब्लिक ऑफिस। मतलब फंडामेंटल बेसिस सिर्फ ये है कि लोगों के सामने जो है वो रियल पिक्चर आनी चाहिए कि कौन गवर्नमेंट ऑफिस का पार्ट है और कौन गवर्नमेंट ऑफिस का पार्ट नहीं है, और कौन अपनी पोजीशंस का गलत फ़ायदा उठा रहा है। क्लियर हुआ? ये थी अपनी टोटल 5 टाइप की रिट्स जो अपन को पढ़नी थी। इसको रीड करिएगा, पढ़िएगा आराम से, टेक योर टाइम, ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, यू ऑलरेडी हैव माय नंबर, सो दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई कैन हेल्प यू, राइट? तब तक के लिए बी पॉजिटिव। अपना ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो अपन करते हैं, या वो आपको खुद ही पढ़ने होंगे क्योंकि उसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं, अपन देखते हैं। और जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो अपन कर लेंगे, जो सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो अब अपन ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सी या।